तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 12 इतिहास, भारतीय इतिहास के कुछ विषय। पाठ नंबर 9। पाठ का नाम है शासक और इतिवृत्त। इसका जो है ये वीडियो का भाग 1 है। पाठ काफ़ी बड़ा है तो 2 भागों में ही होगा। ये भी छोटा पाठ देते नहीं है। उनको पता लग गया शायद कि आप पढ़ने वाले हो गए हो भी। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ। इस कंप्लीट बुक इन द सेंस आपके 15-16 जितने भी चैप्टर्स हैं अराउंड, अभी मेरे को याद नहीं है कितने हैं, ठीक है, जो भी है यार, जितनी भी है, सारा कुछ जो आपको सबके अभ्यास के प्रश्न उत्तर, नोट्स, MCQ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा और साथ में वीडियोस भी मिलेंगी। तो डिस्क्रिप्शन में पेज और प्लेलिस्ट दोनों का लिंक है, ज़रूर से चेक कर लेना। और MCQ स्पेशली हरियाणा बोर्ड के लिए बनाए गए हैं, मतलब उधर जो हरियाणा बोर्ड में जो एग्ज़ाम्स में आते हैं ज़्यादातर, जो मतलब बहुत ही लिमिटेड MCQs है अभी के लिए। बाकी अलग अलग बोर्ड के हिसाब से मैं उनको अपडेट करता रहूँगा जैसे जैसे एग्ज़ाम्स में आते रहेंगे। चलो अब शुरू करते हैं। कहानी है शासक और इतिवृत्त के बारे में। देखो, शासक तो सब लोग जानते हो। शासक होते क्या है? वो लोग जो राजा लोग जो थे, राज करते थे बहुत बड़ी जनता के ऊपर, उनको शासक कहा जाता है। लेकिन ये शब्द शायद आपको अजीब सा लगेगा थोड़ा सा कि इतिवृत्त क्या आ गया। ये जो है एक संस्कृत टाइप का शब्द है। देखो, इसका सीधा मतलब ये होता है कि जैसे इतिहास हमारा जब लिखा गया था, आप ये जानते होंगे कि शुरुआती दौर में इंसान जो है पत्थरों से खेला करते थे। उसके बाद उन्होंने लोहे तांबे धातु के हथियार बनाए, उसके बाद सल्तनतें बनाई और फिर मार काट होने के बाद हम फाइनली आज़ाद हो गए। ये सारी क्रियाएं हुई। इतना लंबा जो इतिहास है, कैसे पढ़ा जाएगा उसको? तो हमने क्या कर रखा है, मतलब जो ये इतिवृत्त है ना, ये एक टाइप का बोल सकते हो कि ये हमें बताता है कि किस समय से किस समय के बीच ये हुआ, इससे ये हुआ, इससे, तो उनको हम इतिवृत्त बोलते हैं। ये इतिवृत्त जो है ज़्यादातर जो है हमें मुगल काल के टाइम के अराउंड देखने को मिलता है। क्योंकि देखो, ऐसे नहीं कि सब कुछ सारी चीज़ों को जिसमें हम अंदाज़ा तुक्का मार रहे हैं उनको इतिवृत्त बोल देंगे। ये वो चीज़ें होती हैं जो इतिहास है वो लिखा हुआ मिलता है हमको। देखो, आपको ये बात पता होगी, पिछले चैप्टर में पढ़ के आए थे हम कि एक व्यक्ति था जिसने जो है आईने अकबरी नाम की किताब लिखी थी। अगर आपको याद है कमेंट में ज़रूर बताना। बाद में तो पता लग ही जाएगा, पूरा चैप्टर उसके ऊपर है यार। उस बंदे ने मतलब तहलका मचा रखा था। मतलब ज़्यादातर जो काम की है उसी बंदे ने की है, तो नाम तो पता लग ही जाएगा। अगर आपको पिछला चैप्टर याद है तो अभी बताओ कमेंट्स में, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे जो वो व्यक्ति था, उसने बहुत सारा टाइम पीरियड होता है, जैसे 1500 इतने में इसने राजा ने ये किया, उसके बाद इस राजा ने ये किया, वो किया, ये हुआ, वो सारी चीज़ें लिखी हुई मिलती हैं बाकायदा, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं इतिवृत्त। मुगल काल से ज़्यादा संबंध रखते हैं ये इतिवृत्त वगैरह। उससे पहले इतिवृत्त लिखे नहीं जाते थे, मतलब इतिहास कोई राजा लिखवाता नहीं था। आमतौर पे लड़ाई हुई, मारकाट हुई, मर गए, ख़त्म, बस हो गया ख़त्म। और इसमें जो है लिखवाने लगे थे इस टाइम के अराउंड में। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है हमको इस चैप्टर के अंदर। अंग्रेजी में लिखने वाले आधुनिक इतिहासकारों ने मूल पाठ की इस शैली को क्रोनिकल्स यानी कि इतिवृत्त, ये इंग्लिश का नाम है, क्रोनिकल्स जो है, इतिवृत्त या फिर इतिहास नाम दिया। देखो, नाम इतिहास भी बोल सकते हैं। अब आपको पकाएंगे कैसे, आपको एग्जाम में पूछेंगे कैसे फिर वो, है ना? तो सिंपल सी बात है, आपको दिमाग घुमाना पड़ेगा उनका थोड़ा सा, तो इसीलिए अजीब अजीब से नाम लेके आते हैं। ये सिंपल शब्दों में इतिहास कह सकते हैं, लेकिन इतिहास का मतलब ये नहीं है कि आप बोलो तो अंदाजा है कि आज से लगभग 5000 साल पहले हड़प्पा सभ्यता थी, ऐसे वाला नहीं। वो जो इतिहास लिखा हुआ मिला है हमको बाकायदा, ठीक है, वो वाले इतिहास की यहाँ पे बात की जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक आता है इसमें मुगल शासक और उनका साम्राज्य। पूरा पाठ ही उसके ऊपर है यार। मुगल शासक, बहुत सारे मुगल शासक हुए हैं, सबके बारे में धीरे धीरे जिक्र होता रहेगा। मुगल नाम जो है मंगोल से निकला है, उधर के इलाके में जो है ये उत्पन्न हुआ था ये नाम। राजवंश के जो शासक हैं उन्होंने स्वयं के लिए यह नाम नहीं चुना था। उन्होंने अपने को तैमूरी कहा। जो मतलब राजा लोग थे ना, उन्होंने नहीं कहा कि हम मुगल हैं, सीधा सीधा बोल दिया कि हम लोग तो मुगल हैं। ऐसे कौन बोलता है? तो उन्होंने खुद को क्या बताया था? तैमूरी बताया था, क्योंकि पितृपक्ष से वे तुर्की शासक तैमूर के वंशज थे। तुर्की शासक था कोई तैमूर नाम का, मुझे नहीं पता, तुर्की में तो मैं था नहीं, मैं तो भारत में था, और जो हमें किताबों से मिलता है उन्हीं का पता होता है यार।
तो तैमूर के जो है ये वंशज थे। पहला मुगल शासक था बाबर, यानी कि वो समय था जब इन तुर्की शासकों ने अपनी सल्तनतें बढ़ाने की कोशिशें करी और उनका नाम जो है बदल के तुर्की जो तैमूरी थे उन्होंने जो है नाम बदल दिया, उनका रखा गया लोगों के द्वारा मुगल। वो था पहला शासक था जो मेन था, वो था बाबर। मातृपक्ष से चंगेज खां का संबंधी था, उससे कोई रिश्ता नाता होगा। वह तुर्की बोलता था और उसने मंगोलों का उपहास करते हुए उन्हें बर्बर गिरोह के रूप में उल्लेखित किया है। तो ये चीज़ हुई थी, मतलब उनकी बेइज्जती टाइप का होता है यार, ये सियासी दाव पेच चलते हैं हमेशा से ही। यहाँ तक कि रेडयार्ड फिलिपिन की जंगल बुक, ये आप जानते हो जंगल बुक, वो मोगली वाली किताब जिसके अंदर मोगली की कहानी है, जंगल के अंदर एक बच्चा है, भेड़ियों ने पाला, पूरी कहानी आपको पता होगी यार, इतनी सारी फिल्में बन चुकी हैं उसके ऊपर और कार्टून बन चुके हैं, है ना। तो वही उसी की बात हो रही है, उसी जंगल बुक की बात हो रही है। उसके जो युवा नायक थे मोगली, उसका नाम भी इसी से, जो ये मुगल थे इन्हीं से जो है लिख बदला गया, मतलब जो भी कुछ है इन्हीं से उत्पन्न हुआ है वो भी सारा कुछ। तो आप सोच रहे हो कि मोगली का नाम मोगली कैसे पड़ गया, तो ये ऐसे पड़ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जस्ट एक फैक्ट था इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, क्योंकि फैक्ट यार थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है जानने में। अब आगे बढ़ते हैं। उसने सबसे पहले स्वयं को काबुल में स्थापित किया और फिर जो है 1526 में अपने दल के सदस्यों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए क्षेत्रों और संसाधनों की खोज में वह भारतीय उपमहाद्वीप में और आगे की ओर बढ़ा। देखो शुरुआत में ऐसा कोई राजा नहीं होता कि बोला ये पूरा इलाका मेरा है भागो यहाँ से, ऐसे नहीं होता ना। शुरुआती दौर में इनका छोटा इलाका हुआ करता था, लेकिन इनको ज़रूरतें थी बहुत सारी चीज़ों की, उसके लिए इन्होंने दायरे बढ़ा दिए अपने, काफ़ी बड़े बड़े इलाके, मतलब जंग लड़ी। सिंपल सी बात है, ऐसे तो कौन देता है, कौन राजा बोलेगा ये लो भाई साहब हमारी ज़मीन ले लो, हम राजपद छोड़ रहे हैं अपना और तुम संभालो, ऐसे नहीं होता। तो बहुत तगड़ी जंग होती है और उसके बाद में मार काट होने के बाद में कब्जे होते हैं, खुलेआम कब्जे होते थे। इसके उत्तराधिकारी नसीरुद्दीन हुमायूं को भी जानते हो क्या आप? देखो सभी शासकों को याद रखना जरूरी नहीं होता, शासक वही याद रहते हैं जिन्होंने ज़्यादा काम किया होता है। अब आगे देखेंगे कौन सा शासक ज़्यादा काम का था इनमें से। नसीरुद्दीन हुमायूं 1530 से 40 तक इसने राज किया, फिर 1555-56 के अराउंड ने जो है साम्राज्य की सीमाओं में विस्तार किया, किंतु वह अफगान नेता, अफगानिस्तान का जो नेता था शेरशाह सूरी आना था, शायद से शेरशाह सूरी है, वो सूर नहीं है जो भी है मिस प्रिंट होगा या फिर शेरशाह सूर भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। इससे जो है हार गया, मेरे हिसाब से शेरशाह सूरी है। आप बता देना कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है इसके बारे में। जिसने जो है उसे ईरान के सफावी शासक के दरबार में निर्वासित होने को बाध्य कर दिया। 1555 में जो है हुमायूं ने सूरों को पराजित कर दिया, किंतु 1 वर्ष बाद उसकी बेचारे की मौत हो गई। मतलब बोला हरा के मानूंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा मैं भी, तो हरा दिया उन्होंने एट द एंड। और हराने के बाद में जो है उसकी 1 साल के बाद ही मौत हो गई, क्या पता खंजर वंजर लग गया हो कोई। जलालुद्दीन अकबर, अब बात आ गई अकबर की, क्योंकि वो तो मर गया। अब राजकुमार लोग राजा बनेंगे फिर आगे, मतलब उनकी संतानें तो बनती है। तो ऐसे आगे बढ़ते हैं, हम अगली पीढ़ी पे आते हैं। जलालुद्दीन अकबर 1556 से 1605 तक इसने राज किया, मतलब काफ़ी लंबा राजपाट रहा है इसका। इसको जो है मुगल बादशाहों में महानतम मानते हैं, मतलब जितने भी बादशाह हैं ना मुगल सल्तनत के, सबसे महान राजा था ये। क्यों, क्या कर दिया इसने ऐसा इसकी जिसकी वजह से ये महान बन गया? चलो आगे बढ़ते हैं, पता भी लग जाएगा महान कैसे बन गया यार ये। क्योंकि उसने न केवल अपने साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि इसे अपने समय का विशालतम, दृढ़तम और सबसे समृद्ध राज्य बनाकर सुदृढ़ कर दिया। अकबर जो है हिंदू कुश पर्वत तक अपने साम्राज्य की सीमाओं के विस्तार में सफल हुआ और उसने ईरान के सफावियों और तुरान के उज्बेकों की विस्तारवादी योजनाओं पर लगाम लगाए रखी। अकबर के बाद जहांगीर हुआ, ये टाइम पीरियड है जब तक उसने शासन किया। उसके बाद शाहजहाँ हुआ, फिर औरंगजेब हुआ। इसके रूप में भिन्न भिन्न व्यक्तित्वों वाले 3 बहुत योग्य उत्तराधिकारी हुए और फिर जो है सल्तनत ख़त्म हो गई। इतनी आसानी से तो नहीं, लेकिन हाँ ख़त्म हो गई। उसका जो जज्बा था इनके बाद, इन राजाओं के बाद में, वो मिट से गया। 1707 के बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है राजवंश की शक्ति घट गई। सीधी सी बात है, जो मेन शासक थे जिन्होंने पूरी सल्तनत बनाई, ऐसा था नहीं ना शुरुआत में। शुरुआती दौर में तो कुछ था ही नहीं उनके पास में, बहुत ही लिमिटेड छोटे से इलाके के राजा थे वो। और अपनी सल्तनत बढ़ाते बढ़ाते लगभग आखिर का जो ये राजा था औरंगजेब, इसने तो लगभग बोल रहा हूँ मैं, मतलब नीचे का जो है छोटा सा हिस्सा छोड़ के
लगभग पूरे भारत के ऊपर इसका राज हुआ करता था। अब उसकी मृत्यु के बाद जो है इनकी शक्ति घट गई। दिल्ली, आगरा, लाहौर जैसी अलग अलग राजधानियां, नगरों से नियंत्रित एक विशाल साम्राज्य तंत्र की जगह क्षेत्रीय शक्तियों ने अधिक स्वायत्तता अर्जित कर ली। यानी कि होता ना फिर विद्रोह टाइप का छिड़ जाता है कि ये तो हम तो अपने आप चलाएंगे, वो सीन हो गया था। 1857 में क्रांति हुई थी, ये सबको पता है। इस वंश के अंतिम वंशज बहादुर शाह जफर थे, जो कि उस बहादुर शाह जफर द्वितीय दूसरे वाले, तो उसको जो है अंग्रेजों ने लात मार के भगा दिया। बोला निकल यहाँ से, कहाँ कर रहा है तू काम, हम राज करेंगे अब से। तो फिर अंग्रेजों का राज आ गया था राज पर। मतलब शुरुआत में इतना नहीं था, लेकिन इसके हार जाने के बाद में जो अंग्रेजी शासक थे वो ज़्यादा जो है मतलब कब्जा कर गए थे, तगड़े वाला। अब बात करते हैं इतिहास की रचना। ये इतिवृत्तों को थोड़ा कन्फ्यूजन हटाने के लिए मैं सीधा बोलूँगा इतिहास की रचना। ये जो इतिहास था, इतना बड़ा इतिहास, हमें पता कैसे चला मुगलों ने कौन कौन सी इमारतें बनाई, उनकी पत्नियां, बच्चे, कौन कहाँ की पीढ़ी कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, वो कैसे पता लगा, और कैसी उनकी न्याय प्रणाली थी, राजनीति कैसे काम करती थी, जंग होती थी तो वो क्या करते थे। बहुत सारे सवाल उठते हैं यार इतिहास में। तो मुगल इतिहास इतिवृत्तों के लेखक निर्विवाद रूप से दरबारी ही रहे। उन्होंने जो इतिहास लिखे उनके केंद्र बिंदु में थी शासक पर केंद्रित घटना, यानी कि जो यह हाईलाइटेड चीजें थी वो क्या थी, शासक पर केंद्रित घटनाएं थी। शासक का परिवार था, दरबार व अभिजात, युद्ध और प्रशासनिक व्यवस्थाएं, अकबर, शाहजहां और आलमगीर। मुगल शासक औरंगजेब की एक पदवी की कहानी पर आधारित जो है इतिवृत्तों के शीर्षक अकबरनामा, ये जो है किताबें लिखी गई थी। मतलब इतिहास की जो किताबें होती है ना, जैसे आपकी किताब है भारतीय इतिहास के कुछ विषय, किताब का नाम है ये, ठीक है। आपको क्या पता ना भी पता हो कि हमें तो बस ये पता है सर कि क्लास 12 इतिहास है, ख़त्म बात। और एक होता है नाम, तो ऐसे जो है इन किताबों के नाम रखे गए थे इन शासकों के नाम पे ही, अकबरनामा, शाहजहांनामा, आलमगीरनामा। तो ये संकेत करते हैं कि इनके लेखकों की निगाह में साम्राज्य व दरबार का इतिहास और बादशाह का इतिहास एक ही है। मतलब एक ही था, है क्या, अब तो लिख लिया जिसने लिखना था। मतलब वो मानते थे कि जो दरबार में जो कुछ घटित हो रहा है, जो राजा के साथ जो घटित हो रहा है, वो एक ही मामला है, एक ही मसला है। वैसे भी समझ सकते हो आप, अगले की सोच भी कहीं ना कहीं ठीक हो सकती है, क्योंकि उस टाइम में राजा को भगवान के बराबर का दर्जा दिया जाता था यार। तुर्की से फारसी की ओर, अब हम जान चुके हैं कि ये जो शासक वर्ग थे, यानी कि शुरुआती दौर में जो ये मुगल के शासक हुए हैं वो तुर्की से आए थे, है ना। तो अब भाषा कौन सी बोलेंगे, तुर्की बोलेंगे, अब हिंदी थोड़ी ना बोलेंगे वो आके यहाँ पे। तो क्या हुआ देखते हैं, मुगल दरबारी इतिहास फारसी भाषा में लिखे गए थे। ये फारसी कैसे आ गई, है ना, सोचने की बात है। ये फारसी भाषा वहाँ नहीं चलती, वहाँ चलती ही नहीं है ये भाषा, वहाँ पे तुर्किश भाषा चलती है। लेकिन ये क्या पंगा हुआ यार। तो यहाँ पे बताते हैं, चूंकि मुगल चगताई मूल के थे और अतः तुर्की उनकी मातृभाषा थी। सिंपल बात है, ये समझ में आता है। इनके पहले शासक बाबर ने कविताएं और अपने संस्मरण इसी भाषा में लिखे थे। ये भी बात ठीक है, पहला शासक था, तुर्की में राज्य किया, उसके अराउंड थोड़ा बहुत इलाका उसने कब्जा लिया, अब जो भाषा बोली जाती है उसी में लिखवा दिया उसने, ठीक है। अकबर ने सोच समझकर फारसी को दरबार की मुख्य भाषा बनाया। अकबर ने भाषा बदल दी, ठीक है। हुमायूं आया था वैसे बाबर के बाद में, हुमायूं ने कुछ किया हुआ थोड़ा बहुत, ज़्यादा पता नहीं लगता क्योंकि महत्वपूर्ण शासक नहीं था वो इतना खास। ज़्यादा जो तहलका मचाया वो अकबर ने मचाया। इसने दरबार की मुख्य भाषा बना दी। जैसे कि आपके स्कूल में बोल दिया जाता है कि बेटा आज से इंग्लिश में ही बातचीत करना। वैसे कौन करता है वो मुझे नहीं पता, बट हाँ इंग्लिश में ही बातचीत करनी है आपको, हिंदी बिल्कुल नहीं चलेगी, नॉट अलाउड इन दिस स्कूल। ये इंग्लिश मीडियम वालों के थोड़े ज़्यादा हाई फाई सिस्टम होते हैं, हम जैसे लोगों का तो यार नॉर्मल चल जाता है, ठीक है। वैसे इसने कर दिया था अकबर ने कि फारसी की जो है भाषा दरबार में बोली जाएगी। राजा, शाही परिवार के लोग, दरबार के विशिष्ट सदस्य यह भाषा बोला करते थे। कुछ और आगे यह सभी स्तरों के प्रशासन की भाषा भी बन गई, यानी कि जो प्रशासन में जो लोग होते हैं, अधिकारी लोग होते हैं, उनकी भाषा बन गई, जिससे लेखकारों, लिपिकों और अन्य अधिकारियों ने भी इसको सीख लिया। वैसे भी नहीं सीखते तो काम धंधा ठप हो जाता उनका अगलों का, तो सीख लिया, अच्छी बात थी। अब बताते हैं यहाँ पे कि अकबरनामा जैसे कि मुगल इतिहास फारसी में लिखे गए थे, जबकि अन्य जैसे बाबर के संस्मरण का बाबरनामा तुर्की से फारसी में अनुवादित किया गया था। उस समय उन्होंने लिख दिया तुर्की में, लेकिन अब दादा पिताजी की विरासत जो है ऐसे कैसे छोड़ दे, उन्होंने जो बातें बताई हैं उनको कैसे भूल जाएं।
तो उन्होंने क्या किया, अब फारसी इसको ज़्यादा पसंद आती थी अकबर को, तुर्की इसको ज़्यादा पसंद थी नहीं, फारसी में ज़्यादा मज़ा आता था, और डिज़ाइन जो था इसको फारसी का ज़्यादा अच्छा लगता था, वो भी थोड़ा मैटर करता था। तो इसने क्या कर दिया, जो बाबरनामा था उसको जो है तुर्की में तो लिखवा दिया था उसके दादाजी ने, लेकिन जो है फारसी में उसने बदलवा दिया कि फारसी में लिखो, अगर पढ़ेंगे तो हम फारसी में पढ़ेंगे। मुगल बादशाहों में ने महाभारत, रामायण, ये तो पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं, जैसे संस्कृत ग्रंथों को फारसी में, संस्कृत में थे ना ये तो इनको जो है फारसी में अनुवादित किए जाने का आदेश दे दिया। महाभारत का अनुवाद रजमनामा, ये जो है युद्धों की पुस्तक बोलते हैं जिसका मतलब होता है, इसके रूप में हुआ। ये जो किताब है महाभारत, आप जानते हो कौन सी फेमस किताब है, इसकी जो किताब ट्रांसलेट करी और उसका नाम रखा युद्धों की पुस्तक, यानी कि रजमनामा। रजमनामा उनका कोई अपना शब्द होगा, जैसे अपनी भाषा के अपने शब्द होते हैं। आगे बढ़ते हैं, पांडुलिपियों की रचना अहम योगदान देती है पांडुलिपियाँ। पांडुलिपियाँ क्या होती है, ये जो है ना, ये वो लिपियाँ होती है जो हाथों से, जैसे आपके सुलेख होते हैं ना, उसमें सुंदर तो कुछ होता नहीं है, बस लेख होते हैं वो, वैसे ही जो है यहाँ पे भी पांडुलिपियों के अंदर जो है, पांडु का मतलब होता है हाथ, ऐसे पहचान भी सकते हो आप, पांडु का मतलब हाथ होता है, और हाथ से जो किताबें लिखी जाती है, जैसी भी लिख दिया ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं पांडुलिपियाँ। वो हमको मिली हैं, अब उनका नाम रखा गया हमारे द्वारा ही पांडुलिपियाँ। उनकी रचना कैसे हुई थी, मुगल भारत की सभी पुस्तकें, ये वैसे ये अकबरनामा, बाबरनामा, जितने भी नामे नूमे हुए ना, ये सारे जो है पांडुलिपियाँ ही हैं, मतलब किताबें मिली है हमको। ऐसा थोड़ी ना उस टाइम में कॉपी वाली मशीन थी, ऐसे मशीन पर रखो, खट 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 निकल आया प्रिंट आउट, ये लो, हाँ जीरोक्स कॉपी निकल गई, बन गई तुम्हारी 2 किताबें। ऐसे नहीं होता था, एक किताब लिख दी, उसके बाद उसको देख देख के दूसरी लिखेंगे, अगर बेचनी पड़ गई तो तीसरी लिखेंगे, चौथी लिखेंगे, वो काम का चलता था। और इसी वजह से किताबें थी उस टाइम पे, लेकिन इतनी नहीं थी। अब यहाँ पे बताते हैं, वो थोड़ा आइडिया लग जाएगा, मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुगल जो है भारत की सभी पुस्तकें पांडुलिपियों के रूप में थी, अर्थात वे हाथ से लिखी होती थी। पांडुलिपियाँ रचना का मुख्य केंद्र शाही किताब खाना था। शाही किताब खाना होता है मतलब लाइब्रेरी, जैसे आपके स्कूल में होती है ना, वैसे ही इनका किताब घर था एक, उधर ही सारे कागज बनाना, जो मतलब प्रेस करना, डिज़ाइन विजाइन, शाही वाही सब उधर ही, पेंटिंग वेंटिंग, सारा मामला इधर ही चला करता था किताब खाने के अंदर ही। अब यहाँ पे बताते हैं, इनमें जो है सुलेखकों और चित्रकारों को उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा मिली। देखो दो मतलब काम होते हैं ना, जैसे अलग अलग काम होते हैं, कोई पढ़ता है, कोई लिखता है, कोई सोचता है, कोई चित्र बना रहा होता है उन चीज़ों के लिए। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं जो सुलेखक थे, यानी कि सुंदर लेखक है, सुलेख आपको दिए जाते हैं सुंदर लिखने के लिए, सुंदर तो आपको करना नहीं है, काम भरना है। अब देखो सुलेख, यहाँ पे जो अच्छे लिखा करते थे, जैसे ये हिंदी है जो बहुत ही बेहतरीन, देखने में आहा हा मज़ा आ गया है भाई साहब तेरी भाषा देख के, तेरी लिखावट देख के, तो उनको जो है, और उसके अलावा जो पेंटिंग बनाया करते, पेंटिंग का बहुत महत्व था, बहुत टाइम लगता था पेंटिंग बनाने में, तो इनका ज़्यादा महत्व, ऊंचा जो है दर्जा मिला, प्रतिष्ठा मिली, क्योंकि मुश्किल भरा काम था और सबके बस की बात नहीं थी। जबकि अन्य जैसे कि कागज़ बनाने वाले जिलत साज, कुछ जिलत भी चढ़ाते हैं भाई साहब, गुमनाम कारीगर ही रह गए, उनका किसी को कुछ पता नहीं चला, और जबकि सुलेखक मशहूर हो गए। नस्तलीक अकबर की पसंदीदा शैली थी। ये जो है ना शैलियाँ होती है, शैलियों से मेरा मतलब यहाँ पे है कि फ़ॉन्ट आपने देखा होगा, आप फ़ोन चलाते हो, उसमें क्या होता है फ़ॉन्ट होते हैं, जैसे ये हिंदी है ठीक है, फोटो वोटो नहीं है क्या किधर इधर, हाँ यही है, देखो इससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा क्या सीन होता है। देखो ये एक भाषा लिखी हुई है यहाँ पे, ये हिंदी है ठीक है, देवनागरी हिंदी है ये वाली जो लिखी हुई है, ये इसका फ़ॉन्ट का नाम है ये। उसके अलावा अगर इधर वाली साइड आओगे आप, ये वाली, ये कुछ दूसरी हिंदी है, ये हिंदी नहीं है। इस देवनागरी के बहुत सारे फ़ॉन्ट होते हैं, तो अलग अलग फ़ॉन्ट में से ये भी कोई एक फ़ॉन्ट होगा ठीक है, ये बोल्ड वाला फ़ॉन्ट हो सकता है, ये नॉर्मल वाला हो, या फिर ऐसे ही अलग अलग फ़ॉन्ट इनके होंगे। तो इस तरीके से मतलब डिज़ाइन बोल सकते हो, अक्षरों का भाषा वही रहेगी, सिर्फ डिज़ाइन बदल जाएगा। जैसे एक तो रै नॉर्मल सा लिखो, एक रै की ऐसे पूंछ बना दो पूरी लंबी, तो वो वाला सीन है ये। तो जो अकबर था ना, उसको नस्तलीक अकबर की पसंदीदा शैली थी, नस्तलीक नाम की कोई शैली थी लिखने की, तो वो अकबर को सबसे ज़्यादा प्यारी लगती थी, अच्छी लगती थी देखने में। यह एक ऐसी तरल शैली थी जिसे लंबे सपाट प्रभावी ढंग से लिखा जाता था। इसे 5 से 10 मिलीमीटर की नोक वाले छटे हुए सरकंडे, जिसे कलम कहते हैं, के टुकड़े से स्याही में डुबोकर लिखा जाता था। ये रही शैली का डिज़ाइन, देख लो यार आप जो भी है, मुझे उर्दू पढ़नी नहीं आती, बट हाँ ये है ठीक है। आगे बढ़ते हैं रंगीन चित्र की तरफ में। रंगीन चित्र यानी कि पेंटिंग। अब
काम क्या हुआ कि पेंटिंग्स जो थी ना, दो लोगों को महत्व मिला, एक लिखने वालों को, ये खूबसूरत लिखने वालों को, और दूसरा पेंटर्स को जो पेंटिंग बनाते थे, क्योंकि उसका काम बहुत मुश्किल हुआ करता था। यहाँ पे बताते हैं कि चित्रों को न केवल किसी पुस्तक के सौंदर्य को बढ़ावा देने वाला, बल्कि उन्हें तो लिखित माध्यम से राजा और राजा की शक्ति के विषय में जो बात कही ना जा सकी हो, ऐसे विचारों के संप्रेषण का भी एक सशक्त माध्यम माना जाता था। इतिहासकार अबुल फजल ने चित्रकारी का एक जादुई कला के रूप में वर्णन किया है। उसकी राय में यह कला किसी निर्जीव वस्तु को भी, ये नाम याद रखना ठीक है, ये भूल मत जाना, कला किसी निर्जीव वस्तु को भी इस रूप में प्रस्तुत कर सकती है कि जैसे उसमें जीवन हो। यानी कि उस टाइम की जो चित्रकारी अगर आप देखते हो, आगे आएंगे चित्र्स मैं दिखाऊंगा अभी आपको, तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि आजकल की पेंटिंग वेंटिंग तो फेल है, इनके आगे मजा आ जाता है अलग लेवल का उन चीज़ों को देख के। उलमा ने कुरान के साथ साथ हदीस, जिसे पैगंबर मोहम्मद के जीवन से एक ऐसा ही प्रसंग वर्णित है, इसमें जो है प्रतिष्ठापित मानव रूपों के चित्रण पर इस्लामी प्रतिबंध का आह्वान किया। इस प्रसंग में पैगंबर साहब को प्राकृतिक तरीके से जीवित रूपों के चित्रण की मनाही करते हुए उल्लेखित किया गया है, क्योंकि ऐसा करने से यह लगता है कि कलाकार रचना की शक्ति को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है। ये एक ऐसा कार्य था जो केवल ईश्वर का ही है, मतलब सारी चीज़ें वो खुद नहीं कर रहे, मतलब ऐसे दिखाते हैं। ये पेंटिंग देखो आप, इससे वैसे इतना ज़्यादा कुछ समझ में तो नहीं आता। ये मुगल किताब खाने की एक पेंटिंग है, यहाँ पे कितने सारे लोग लगे हुए हैं, कोई पेंटिंग बना रहा है, ये क्या कर रहा है, शायद ये कागज़ बना रहा है, ये लिख रहा है और ये पेंटिंग बना रहा है। भाई साहब इसके लिए तो स्पेशल सिस्टम बना रखा ऊपर, पता नहीं क्या कर रहा है। जो भी है यार, अपना लगे रहो, ठीक है भाई साहब, हमें तो किताबें पढ़ानी है, अपना काम कुछ नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। समय के साथ सरिया की व्याख्याओं में भी बदलाव आ गया, समय बदल रहा था और सरिया की व्याख्याएं, सरिया क्या होता है अब आप बोलोगे, और आप यार आपको याद ही नहीं है सरिया। पिछले चैप्टर्स में शायद 2-3 चैप्टर पहले आया था सरिया बेसरिया नाम की कुछ चीज़ें आई थी। चलो मैं बता देता हूँ। देखो, दो प्रकार के लोग हुआ करते, भक्ति सूफी परंपराओं वाले पाठ में ये तो सरिया और बेसरिया दो टाइप के लोग थे। एक वो थे जो भगवान को, उसकी मूर्ति को, इनकी पूजा करते, और एक निराकार रूप को माना करते, और जो निराकार रूप को मानते थे उनको बेसरिया का नाम दिया गया, और जो मानते थे स्वरूप को, उनके कोई आकार वगैरह, तो उसको सरिया का नाम दिया गया था। ठीक है, तो शुरुआती दौर में सरिया के कुछ नियम कायदे कानून थे और समय के साथ वो बदल दिए गए। मतलब आना था, लॉजिक की बात है, तो बदलेंगे वो टाइम के साथ में। अब यहाँ पे बताते हैं, ईरान के साफवी राजाओं ने दरबार में स्थापित कार्यशालाओं में प्रशिक्षित उत्कृष्ट कलाकारों को संरक्षण प्रदान किया। बिहजाद जैसे चित्रकारों के नाम ने साफवी दरबार की सांस्कृतिक प्रसिद्धि को चारों ओर फैलाने में बहुत योगदान दिया। यानी कि शासक लोग जो है ना, ज़्यादा चित्रकारी, ये लिखना, इतिहास, ये इसीलिए भी करवाते थे ताकि उनकी जो प्रसिद्धि है वो समय मतलब बहुत दूर के इलाकों तक फैल जाए, क्योंकि उनका ये मतलब नहीं था, उनका मतलब मकसद ये नहीं होता था कि भाई साहब हमें तो 200-500 साल के बाद ये किताब जो है ना तुम लोगों को पढ़ानी है और तुम परेशान करने उनको। उनका ये मकसद नहीं होता, उनका सिर्फ ये मकसद था कि जो हमारी सल्तनत है वो कैसी है, कितनी बेहतर है, ये दिखाएं दूसरे राजाओं को, दूसरे लोगों को, दूसरी सल्तनत के लोगों को। फ़ायदा भी होता था, व्यापारी आते थे, तीर्थयात्री घूमने आते थे सल्तनतों में, पैसा ही पैसा बनता था फिर, तो ये चक्कर था थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं। मीर सैयद अली और अबू समद को बादशाह हुमायूं को दिल्ली तक साथ देने के लिए कहा गया था। यानी कि ये जो है ना चित्रकार थे, और ये मतलब ईरान वगैरह में किधर घूमने गए होंगे राजा, ये बादशाह हुमायूं, तो इनके साथ ये अपने साथ बोले कि चल भाई साहब तुम भी चल लो हमारे साथ, तो यहाँ तक साथ देने के लिए कहा, मतलब कि नौकरी पे रख लिया, एक टाइप से बोल सकते हो। अकबर का दरबारी इतिहासकार अबुल फजल, ये बहुत इम्पोर्टेंट बंदा है, इसका नाम भूल भी मत जाना, गलती से भी मत भूल जाना। मतलब आप बोलोगे भाई साहब इतनी बार नाम आ रहा है, ये चल क्या रहा है, अबुल फजल। इसने एक किताब लिखी थी, सिंपल शब्दों में कहूँ, एक किताब लिखी जिसका नाम था आईने अकबरी, अकबरनामा, अकबर की जानकारी थी उसमें सारी की सारी अकबर के बारे में। तो ये किताब सबसे ज़्यादा जो है साक्ष्य देती है, इतिहास को एक स्पष्ट रूप से दिखाती है हम लोगों के सामने, समाज के बारे में, युद्ध तकनीकों के बारे में, राजनीति के बारे में। और एक बात वो नहीं है, बात ये है कि ये उस समय मतलब अभी तक जो मुगल सम्राट हुए हैं उनमें सबसे महान सम्राट था अकबर, उसकी किताब है। ठीक है, इस वजह से इसका नाम याद रख लेना,
अबुल फजल, इसकी वो किताब और बहुत फेमस है, सारा आधा पाठ तो इसमें से छाप रखा है शायद से, मुझे लग रहा है। तो अबुल फजल जो है बादशाह को यह कहते हुए उत्कृत करता है, ये अबुल फजल के वाक्य है यहाँ पे। कई लोग ऐसे हैं जो चित्रकला से घृणा करते हैं, पर मैं ऐसे व्यक्तियों को नापसंद करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कलाकार के पास खुदा को पहचानने का बेजोड़ तरीका है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे यह महसूस होता है कि खुदा की रचना को वह जीवन नहीं दे सकता। कुछ समझ गए? मैं भी नहीं समझा आपकी तरह। चलो जस्ट फन गाइज, आपको मतलब ये सिर्फ वाक्य हैं, रटने वटने नहीं है ये। अकबरनामा और बादशाहनामा दो चीज़ें हैं। अकबरनामा, बादशाहनामा, दो किताबें लिखी गई। अकबरनामा के लेखक थे अबुल फजल। इनका पालन पोषण, अब हिंदी पढ़ते हो, हिंदी के अंदर जीवन परिचय, ये पाठ किसने लिखा? हाँ जी, प्रेमचंद ने लिखा। ये तो ओहो, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। इसका जन्म यहाँ हुआ, वहाँ हुआ, ये किया, वो किया, वो बताते हैं तो इतिहास वाले क्यों नहीं बताएंगे? और वो भी इतनी फेमस किताब के लेखक के बारे में नहीं बताएंगे तो फिर तो कुछ फ़ायदा नहीं है। चलो जानते हैं, अबुल फजल का पालन पोषण जो है राजधानी आगरा में हुआ। उस समय जो अकबर के शासन में राजधानी आगरा हुआ करती थी। राजधानी शिफ्ट होती रही टाइम टू टाइम, वो आपको पता लगेगा आगे चल के। वह अरबी, फारसी, यूनानी, दर्शन और सूफीवाद में पर्याप्त निष्णात था, मतलब उसको नॉलेज थी इन भाषाओं की, बहुत अच्छा बोल सकते हो लेखक था वो। बादशाह का एक मुख्य उद्देश्य राज्य को धार्मिक रूढ़िवादियों के नियंत्रण से मुक्त करना था। ये जो है ना, ये किताबें इन्हीं चक्करों में लिखी गई थी कि क्योंकि धार्मिक चक्कर बड़े चल रहे थे उस टाइम पे, तो इनसे मुक्त करना था। दरबारी इतिहासकार के रूप में अबुल फजल ने अकबर के शासन से जुड़े विचारों को न केवल आकार दिया बल्कि उनको स्पष्ट रूप से व्यक्त भी किया, उनको दिखाया लोगों के सामने कि ऐसा ऐसा है, ऐसे नहीं होता। अब देखते हैं अकबरनामा जो है उसको 3 जिल्दों में विभाजित किया गया है, जिनमें से पहली 2 इतिहास है और तीसरी जिल्द आईन अकबरी है जो काम की है और जो यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, पहली 2 में इतिहास है जो होता है आमतौर पे। पहली जिल्द में आदम से लेकर अकबर के जीवन के एक खगोलीय कालचक्र तक यानी कि 30 साल का मानव जाति का इतिहास है। दूसरी जिल्द अकबर के 46वें शासन वर्ष 1601 पर ख़त्म होती है। अगले ही वर्ष अबुल फजल राजकुमार सलीम द्वारा तैयार किए गए षड्यंत्र का शिकार हुए। हुआ क्या था कि उस समय ना इनका सिस्टम नहीं था, मतलब होता ना एक राजा है उसके बच्चे हो गए बहुत सारे, ठीक है, 2 4 5 बच्चे हो गए, राजकुमार हो गए। तो वो क्या करते थे, पहले ही डिसाइडेड होता था कि बड़ा बच्चा जो है राजा बनेगा, छोटे बच्चे कुछ नहीं बनेंगे, मंत्री संतरी बनना है तो बन जाओ। अब यहाँ पे जो ये मुगलों का शासन था ना, इसके अंदर ऐसा कुछ प्रावधान नहीं था। यहाँ पे क्या होता था, अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो आपस में जंग करवा दो, जो युद्ध जीत गया राजा वही बन गया, वो सिस्टम था। अब सलीम को ये बात पसंद नहीं आई और उसने राजा के खिलाफ यानी अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उस हादसे के दौरान की बात है ये, जो अबुल फजल है राजकुमार सलीम द्वारा तैयार किए गए षड्यंत्र का शिकार हुआ और सलीम की सहअपराधी बीर सिंह बुंदेला द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। अब विद्रोह में तो भाई कुछ नहीं देखते, सीधे कत्लेआम मचते हैं, तो वही हुआ था यहाँ पे भी, तो इनकी जो है हत्या हो गई थी। आईन अकबरी में मुगल, अब जो लिखा ठीक है वही पढ़ा रह गया। आईन अकबरी में मुगल साम्राज्य को हिंदुओं, जैन, बौद्धों और मुसलमानों की अलग अलग आबादी वाले और एक मिश्रित संस्कृति वाले साम्राज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, मतलब इतने धर्मों के लोग थे, ऐसे ऐसे रहते थे, वो सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। अबुल फजल का एक शिष्य था जिसका नाम था अब्दुल हमीद लाहौरी। इसने लिखा था बादशाहनामा। 2 किताबें थी ना, एक अकबरनामा था, एक बादशाहनामा था, है ना। तो अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा और इसके शिष्य ने क्या लिखा, बादशाहनामा। बादशाह शाहजहां ने उसे अकबरनामा के नमूने पर अपने शासन का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया, यानी कि इसको कौन सा, ये अब्दुल हमीद लाहौरी को। ठीक है, बादशाहनामा भी सरकारी इतिहास है। इसकी 3 जिल्दें हैं और प्रत्येक जिल्द 10 चंद वर्षों का ब्यौरा देती है, यानी कि 3 जिल्दें 3 हिस्से हैं और हर हिस्से के अंदर 10 साल का इतिहास मौजूद है कि उन 10 सालों के अंदर क्या क्या हुआ। लाहौरी ने बादशाह के शासन, जो भी ये टाइम पीरियड है, इसके बीच के पहले 2 शासकों पर पहला व दूसरा दफ्तर लिखा। इन जिल्दों में बाद में शाहजहां के वजीर सादुल्ला खान ने सुधार किया। बुढ़ापे की, देखो अब बुढ़ापे की सोच रहे हो क्यों आ गया ये बूढ़ा, कैसे हो गया? देखो ये इसका शिष्य था अबुल फजल का। अब अबुल फजल मर गया, वैसे अकबर के टाइम पीरियड से काम कर रहा है, उसका बच्चा बड़ा होके वो राजा भी बन गया है,
तो यार ऐसे थोड़ी ना चलेगा, वो बूढ़ा तो होगा, तो बूढ़ा हो गया वो टपक गया रास्ते में कि बादशाहनामा गया घूमने फिरने, 2 जिल्द लिखी उसने, जिल्द ही थी ना ये, कहाँ गई, हाँ जिल्द, 3 जिल्दें थी ना, तो 2 जिल्द उसने लिखी और उसके बाद वो टपक लिए। बाद में जो है उसको इतिहासकार वारिस ने जो है लिखा, वो पूरा किया जो बचा हुआ था, तो ये भी पंगा हो गया था इधर। अब बात आ गई 1784 की, आगे आ गए हम समय में, काफ़ी आगे। 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा स्थापित एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये कोई सोसाइटी होगी, ने कई भारतीय पांडुलिपियों के संपादन, प्रकाशन और अनुवाद का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। यानी कि पांडुलिपियाँ क्या थी, हाथ से लिखी हुई, उनका अनुवादन करना था। कुछ उर्दू, फारसी, संस्कृत, पता नहीं कौन कौन सी भाषा में लिखी पड़ी थी, तो उनको ट्रांसलेट किया गया। हेनरी बेवरिज द्वारा अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किया गया। ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में आ सकता है कि किसने जो है अकबरनामे को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, कौन था ये, हेनरी बेवरिज होगा कोई, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, लेकिन जिसने भी है इसने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। और अभी भी बहुत सारे ये जो बादशाहनामा है इसके कुछ ही अंश जो है अंग्रेजी में ट्रांसलेट हुए हैं, बाकी भाई साहब कौन इतना माथा पेची करेगा, छोड़। तो आज भी ऐसे ही पड़ा है, 2-4 पन्ने लिख दिए किसी ने और उसके बाद जो है आगे किसी ने नहीं देखा कि क्या हो रहा है। इंग्लिश में अपना भाई उर्दू में पढ़ना है तो पढ़ लो, नहीं तो पढ़ा रहने दो, ऐसा हो रखा है इसके साथ। मतलब इसको किसी ने ट्रांसलेट नहीं किया बादशाहनामा को, सिंपल बात। आदर्श राज्य, ओहो आदर्श राज्य, आदर्श क्या होते हैं आपको पता है, राज्य के आदर्श क्या होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। चलो यहाँ पे बात हो रही है कुछ सोच के बारे में, एक अच्छी सोच, अच्छी विचारधारा राज्य के अंदर लाने की। अब यहाँ पे क्या हुआ था, जो मुगल राजाओं को जो है सीधे ईश्वर से शक्ति मिली थी, ऐसा माना जाता था, मानते हैं, वो खुद भी बताते होंगे, क्या पता कैसे मानते हैं। उनके द्वारा वर्णित दंत कथाओं में से एक मंगोल रानी अलानुकाओं की कहानी है, जो अपने शिविर में आराम करते समय सूर्य की किरण द्वारा गर्भवती हुई थी। वैसे लॉजिक की बात तो नहीं है ये, अब क्या करें, बेलॉजिक चल लेते हैं हम थोड़ा सा। जो भी है ये गर्भवती हुई और फिर संतान हुई, फिर वो जो है मुगल जो सम्राट है वो उन्हीं के वंशज है, ठीक है, तो इस वजह से जो है इनको कुछ फायदा मिलता होगा। ईश्वर यहाँ पे लिख रखा है, फर ए जादी, इसका नाम ईश्वर को कहते होंगे कुछ, से निश्रित प्रकाश को ग्रहण करने वाली चीज़ों के पदानुक्रम में मुगल राजतत्व को अबुल फजल ने सबसे ऊंचे स्थान पर रखा। इस विषय में वह प्रसिद्ध ईरानी सूफी शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी 1191 में मृत्यु हो गई थी के विचारों से प्रभावित था। कोई होगा ये व्यक्ति या फिर जो भी कोई था, सूफी था ये, मतलब संत बाबे टाइप के थे, तो इनसे जो है इनके विचार इसने पढ़े होंगे कहीं पे, तो इनसे ज़्यादा इम्प्रेस हो रखा था ये कुछ, और फिर जो है उसी चीज़ को लेके इसने लिख दिया होगा। अब हमें नहीं पता, लिख दिया तो भाई लिख दिया, अब तुमको भी मैंने बता दिया, तुम भी लिख देना। चलो जस्ट फन। अब आगे बढ़ते हैं, और ये एक पेंटिंग है जिसका कुछ मतलब है, और ये मतलब इधर लिखा हुआ है, चाहो तो पढ़ लेना, मतलब कुछ अजीब सा ही मतलब है, नॉनसेंस सा। चलो आगे बढ़ते हैं। सुलह ए कुल एकीकरण का एक स्रोत है। सुलह ए कुल में जो है यूं तो सभी धर्मों और मतों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, किंतु उनकी एक शर्त थी कि वे राज्य सत्ता को क्षति पहुंचाएंगे अथवा आपस में नहीं लड़ेंगे। ये जो है ना कुछ होगा धर्म वरम, या धर्म तो नहीं, मतलब एक किताब टाइप का कुछ होगा, नियम कानून की डायरी, सुलह ए कुल, ठीक है। इसके तहत जो है ना एक समझौता था कि राज्य सत्ता को यानी कि सरकार को कोई नुकसान नहीं होगा और आपस में वो लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। सुलह ए कुल का आदर्श राज्य नीतियों के जरिए लागू किया गया। मुगलों के अधीन अभिजात वर्ग मिश्रित किस्म का था, अर्थात उसमें ईरानी, मैं तूफानी बोलने वाला था अभी, तुरानी, अफगानी, राजपूत, दखनी सभी शामिल थे, मतलब अलग अलग इलाकों के लोग थे और सबको ये शर्तें माननी थी, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करो भाई, सीधा अपना नॉर्मल जिंदगी जियो। अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 में जजिया को समाप्त कर दिया। ये कोई कानून था, जजिया जो है काफ़ी फेमस कानून है मुसलमानों से रिलेटेड, तो उसको जो है इसने ख़त्म कर दिया था 1564 में। और तीर्थ यात्रा कर को, ये कर जो है मतलब एक कर वसूली होती थी ना, लगान, तो वो वाला सीन था, वो कर जो है इसने हटा दिया तीर्थ यात्रा के ऊपर, क्योंकि ज़्यादातर जो पैसा था ना वो तीर्थ यात्रा कर से वसूला जाता था लोगों से, मतलब बाहर घूमने आओ एक तो अपना पैसा उधर दे के जाओ और ऊपर से और ज़्यादा दे के जाओ, तो ये थोड़ा दिक्कत दे था उनके लिए, घूमने आने वालों के लिए, तो उन्होंने तीर्थ कर को हटा दिया था।
क्योंकि यह दोनों कर धार्मिक पक्षपात पर आधारित थे। यानी कि कोई बंदा अगर किसी भगवान को देखने आया है तो उसको अलग से फालतू कर देना पड़ेगा, फालतू पैसे देने पड़ेंगे, ये कोई सेंस हुआ? तो ये इस वजह से ये जो है धर्म पे आधारित था। जजिया जो है धर्म से रिलेटेड था, मतलब एक पार्टिकुलर एक धर्म के लोगों के लिए कानून था, तो इनको हटा दिया। हटो तुम लोग, बीच में परेशान मत करो यहाँ पे। तो उनको हटाया और उसके बाद नॉर्मल जो है कानून सभी के लिए बराबर बनाए गए। औरंगजेब के शासनकाल में गैर मुसलमान प्रजा पर जजिया फिर से लगा दिया गया। अब औरंगजेब, देखो अकबर ने हटा दिया, सारे शासक एक जैसे नहीं होते, फिर से लगा दिया औरंगजेब ने अपनी प्रजा पर। क्योंकि वो कुछ लोग ऐसे होते हैं सभी धर्मों को बराबर महत्व देते हैं, कुछ जो है कि भाई साहब हम तो इस धर्म के हैं, इसको ही महत्व देंगे, बाकी जाओ कहीं पे भी। तो वो सीन था। तो इसने जो है औरंगजेब ने वापस लगा दिया। सामाजिक अनुबंध के रूप में न्यायपूर्ण प्रभुसत्ता। बादशाह अपनी प्रजा के 4 सत्वों की रक्षा करता है। यहाँ पे मतलब अबुल फजल बताता है कि जो कर वसूली या जो कुछ भी होता था, उगाई ली जाती थी, तो वो जो है क्यों देते थे लोग। यहाँ पे जो है ना जो बादशाह था वो 4 सत्वों, 4 चीज़ों की रक्षा किया करता है। एक तो उनके प्राण, जिंदगी की कहीं वो मर ना जाए, धन यानी कि जो पैसा माल उसने कमाया है, सम्मान, और उसके बाद विश्वास, इन चीज़ों की रक्षा करते थे। उसके बदले वो उनका जो है कानून वगैरह जो बनाते उनका आज्ञा पालन करना होता था उनको, और कर वसूली देते थे राजा को ताकि वो इन चीज़ों को संभाल सके। अब ये जो है एक पेंटिंग है, अबुल हसन नामक एक कलाकार द्वारा बनाई गई है। इसके अंदर बताया गया है कि मतलब कैसे जो है ये इसको मतलब पाप टाइप का कुछ है ये या फिर ऐसा ही कुछ होगा, जो भी है मैंने पढ़ा था थोड़ा सा, अब ज़्यादा समझ से में तो आया नहीं। पेंटिंग है यार ये जो भी कुछ है। तो यहाँ पे जो है पूरी पेंटिंग में एक कमाल की बात है जो आप देख नहीं पा रहे, और मैं भी बाद में समझ में आया कि यहाँ पे देखो शेर और बकरी, कोई रिश्ता नाता है? शेर और बकरी का, शेर आ गया, बकरी गई पेट में हो तो वो सीन होता है। अब यहाँ पे ये पेंटिंग बनाने का उद्देश्य क्या था? आप कुछ कन्फ्यूजन में होंगे कि ऐसी पेंटिंग बनाई क्यों फिर। तो यहाँ पे जो है कलाकारों द्वारा प्रयुक्त सर्वाधिक पसंदीदा प्रतीकों में से एक था एक दूसरे के साथ चिपट कर शांतिपूर्वक बैठे हुए शेर या फिर शेर और बकरी या फिर गाय। या अब गाय तो कौन बोलेगा भाई, इसको कौन है ये जो गाय बोलते हैं, इसको बकरी लग रही है अब तो ये मुझे पूरी। तो ये जो है ना यहाँ पे गाय हो या बकरी हो या जो भी कुछ है, यहाँ पे जो है ना इससे पता लगता है कि जो है ना दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, वो सारा सिस्टम चला रहे थे ना वो। तो उसके बाद में जो है आने वाले जो राजा थे, ये जहांगीर का था शायद से, हाँ जहांगीर है ये वाला राजा जो है मोटू सा, ये जहांगीर है। और यहाँ पे दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सभी को बराबर का सम्मान मिला हुआ है और एक दूसरे के साथ वो खुशी रह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। राजधानियाँ और दरबार की बात आ गई। हमने बहुत सारी चीज़ें जान ली एक आदर्श राज्य के बारे में, यानी कि कुल मिला के एक आदर्श राज्य वो था जिसमें लड़ाई झगड़े नहीं होते थे और सबकी ज़िंदगी सुखी बसर हो रही थी। लेकिन अब राजधानियाँ और दरबार, इनके अंदर क्या था? बाबर, राजधानियाँ देखो राजधानी नहीं है, ये राजधानियाँ है, क्योंकि राजधानी तो एक होती है। यहाँ पे राजधानी को सरका के ले गई एक बार, भाई साहब हम इधर बनाएंगे, ना यहाँ अच्छा ही नहीं बनी, उधर बनाते हैं, वो काम हुआ था। देखो बताते हैं यहाँ पे, बाबर ने जो है लोदियों की राजधानी आगरा पर अधिकार कर लिया। लोदियों की राजधानी हुआ करती थी आगरा, उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तथापि उसके शासन के 4 वर्षों के दौरान राजसी दरबार अलग अलग स्थानों पर लगाते रहे, मतलब उनकी राजधानी कब्जा ली, उसके बाद में जो है दरबार वहाँ पे लगाए नहीं, कहीं और लगाए जा रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। 1560 के दशक में अकबर ने आगरा के किले का निर्माण करवाया। अब किला बन गया तो सेफ्टी रहेगी थोड़ी सी, अच्छी बात है। इसे आसपास के क्षेत्रों की खदानों से लाए गए लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था। 1570 के दशक में उसने फतेहपुर सीकरी में एक नई राजधानी बनाने का निर्णय कर लिया। बोला देखो 60 में ये बनवाया और 70 में 10 ही साल बीते थे, 10 साल के बाद बोला मैं बोर हो चुका हूँ, मुझे नहीं चाहिए राजधानी, मैं जा रहा हूँ फतेहपुर सीकरी। अब जाने का कुछ लॉजिक भी होगा, ऐसे थोड़ी ना मुँह उठाया और भाग गया उधर ही। तो लॉजिक की बात करते हैं। सीकरी जो है अजमेर को जाने वाली सीधी सड़क पर स्थित था, जहां शेख मुइज़ुद्दीन चिश्ती की दरगाह उस समय तक एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल बन चुकी थी। और तीर्थस्थल इज इक्वल टू पैसा, यानी कि कर वसूली। जहाँ पे देखो शासक जो थे ना, जो राजा लोग थे, वो ऐसा नहीं था कि अब वो कहने को कि जहांगीर ये जो कोई भी राजा थे अपने अपने टाइम पीरियड के, अकबर, तो इन्होंने इतनी बड़ी सल्तनत पे राज किया।
वो पूरी सल्तनत पे राज तो कर रहे थे, लेकिन वो पूरी सल्तनत को देख नहीं पा रहे थे ढंग से कि क्या कहाँ पे क्या चल रहा है। वो अपने आसपास के एरिया पे नजर रखते। पहले तो वैसे वो भी सिस्टम नहीं था कि गाड़ी लो और भाग जाओ, पता नहीं कितने साल लग जाएंगे दूसरे इलाके तक जाने के जहां तक उसकी सल्तनत है यार। तो ये भी चलता था। अब यहाँ पे जो है ये सीन हो गया। हाँ, हम बात कर रहे थे यहाँ पे क्यों बनवाई। तो ये जो है ना तीर्थ स्थल बन चुका था काफ़ी बड़ा, और मुगल बादशाहों के चिश्ती सिलसिले के सूफियों के साथ घनिष्ठ संबंध बने यहाँ से। अकबर ने सिकरी में जुम्मा मस्जिद के बगल में ही शेख सलीम चिश्ती के लिए सफ़ेद संगमरमर का एक मकबरा बनाने का आदेश दे दिया। 1585 में जो है राजधानी को, यार चिश्ती विश्ती पिश्ती हमें मज़ा नहीं आया। अजमेर में हम नहीं रुक रहे, सिकरी विकरी में हम जा रहे हैं दूर यहाँ से, हमें चाहिए आज़ादी। राजधानी को लाहौर लेकर चले गए, बोले हम तो यहाँ बनाएंगे राजधानी। अब ये जो है ना उसका फ़ायदा भी हुआ। पता क्या फ़ायदा हुआ, जो बाहरी आक्रमण थे ना, वो पाकिस्तान का जो एरिया है अभी के टाइम पे, तो उधर वाले इलाके से ही हुआ करते थे। समुद्र से बहुत कम आक्रमण होते थे, तो उधर वाले इलाके पे राजा जो है अपना खास नियंत्रण रखा करता था। देखो सिकरी भी उधर के इलाके में है, लाहौर भी उधर के इलाके में है, आगरा थोड़ा दूर था तो थोड़े दिन रुके और भगाए इधर ही। तो ये सीन था। ये हो सकता है कुछ और भी लॉजिक रहा हो, अपना टाइम की बात है यार, उनकी सोच थी। 1648 में दरबार सेना व राजसी खानदान आगरा से नई निर्मित शाही राजधानी शाहजहाबाद चले गए। शाहजहाबाद कोई जगह होगी, वहां चले गए। दिल्ली के प्राचीन रिहायशी नगर, अच्छा दिल्ली का रिहायशी नगर है तो शाहजहाबाद तो मतलब दिल्ली बन गई यार कुल मिला के। एक नई और शाही आबादी थी। यहाँ लाल किला, जामा मस्जिद, चांदनी चौक के बाजार की वृक्ष विधि और अभिजात वर्ग के बड़े बड़े घर थे। तो अब ये लाहौर से खिसक के कहाँ आ गई, दिल्ली आ गई। और इसी वजह से आप देख पा रहे होगे कि दिल्ली में इतनी सारी लाल किला, जामा मस्जिद, ये सारी उन्हीं शासकों ने, मुगल शासकों ने ही बनवाई है ये सारी। अब आगे बढ़ते हैं, मुगल दरबार की बात करते हैं। दरबार में क्या हालचाल चल रहे थे। राजधानियां समझ में आ गई ना, राजधानियों के अंदर क्या फेरबदल हुआ। अब शासकों की बात करते हैं मुगल दरबार की। किसी भी दरबारी को शासक द्वारा दिया गया स्थान बादशाह की नज़र में उसकी महत्ता का प्रतीक था। यानी कि पहले नंबर पे कौन बैठेगा, दूसरे पे कौन बैठेगा, राजा बताएगा। और वो बताता था कि किसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा। जो राजा से जितनी ज़्यादा दूर बैठता था, इसका मतलब है वो राजा को उतना ही कम पसंद है। अच्छा लॉजिक था यार, वैसे जो भी है मनोरंजन था। अब देखें आगे बढ़ते हैं। और हाँ, यहाँ पे एक बार जब बादशाह सिंहासन पर बैठ जाता था तो किसी को भी अपनी जगह से कहीं और जाने की अनुमति नहीं थी कि बेंच बदल लो कि भाई साहब, अरे भाई साहब इधर आओगे क्या तुम थोड़ी देर के लिए, मैं उधर बैठ जाता हूँ, मुझे खास बात करनी है राजा से। ऐसे नहीं होगा, तुम जहाँ बैठा दिए उधर ही बैठे रहो चुपचाप। और ना ही कोई अनुमति के बिना दरबार से बाहर जा सकता था। ये अच्छी बात थी कि वो छोड़ के भाग गया, पता लगे कि दरबार में सभा चल रही है और एक मंत्री भाग गया रास्ते में ही, तो ऐसे नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो ये था, आगे काफ़ी बड़ा चैप्टर है यार, मज़ा आ रहा था मुझे तो पढ़ाते हुए। लेकिन क्या करें यार, वीडियो इतनी बड़ी हो गई है कि आप बोलोगे कि भाई साहब आज तो तुमने बहुत तबाही मचा दी कि ख़त्म ही करने का नाम नहीं ले रहे तुम तो। चलो ख़त्म करते हैं। वैसे चैप्टर बड़ा था इसीलिए वीडियो बड़ी बन गई है, क्योंकि ये यार बाकी चैप्टर्स जो थे ना वो राउंड 23 या 24 पेजेस के थे, लेकिन ये 33 पेजेस का चैप्टर है, जिसमें से 30 पेजेस पे पूरा ये कंटेंट लिखा है और बाकी में प्रश्न उत्तर है। तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है। सो मैंने जो है आधा चैप्टर करवा दिया है और आधा जो है आने वाली, मतलब 1-2 दिन में जो वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो जो है उसके अंदर भाग 2 के अंदर मैं करा दूंगा। तो अभी के लिए करते हैं ख़त्म। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6, 7, 8, वैसे 12th में क्या फ़र्क पड़ता है, जो भी है क्लास 6 to 12th जो है सभी सब्जेक्ट हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सारे होने वाले हैं। तो सब्सक्राइब कर लो और साथ में घंटी दबा लेना ज़रूर से, क्योंकि अगर कोई अपडेट होगा और आपको देना होगा मुझे, मैं तो प्रोवाइड कर दूंगा। अब आपको पता नहीं लगा तो वो आपकी गलती होगी। तो सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर से दबा लेना। चलो मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर।